हेलो एवरीवन, दिस है प्रशांत कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले रशिया यूक्रेन वॉर, जो कि आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा यूएसएसआर, जो कि 1922 में बना था, और इसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ। जब इसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ तो हुआ क्या, उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ पर यह 15 रिपब्लिकन्स मतलब 15 छोटे छोटे कंट्री में बढ़ चुका था ये। और यहीं से कोल्ड वार का अंत होता है, जो कि कोल्ड वार जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, मतलब कि रसिया के बीच में। और यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब कि यूएस का वर्चस्व, यूएस डोमिनेशन। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ यूएस का वर्चस्व होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई थी यहाँ पर, जो कि आप देखोगे ये जो 15 जो छोटे छोटे मतलब कि देशों में बट गए थे ये यूएसएसआर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पोस्ट सोवियत स्टेट के अंदर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली। क्योंकि आप समझ सकते हो कि किसी भी बड़े देश से में से कोई छोटे छोटे देश निकलते हैं, तो वहां पर ये नॉर्मली बात है, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चैलेंज देखने को मिलेगा आपको। ओके, सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कॉजेज ऑफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आखिर जो है रसिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ये वार चल क्यों रहा है। तो सबसे पहला कॉजेज है नाटो एक्सपेंशन। मतलब कि रसिया का कहने का मतलब ये है कि रसिया कहना चाह रहा है कि भाई जो यूक्रेन है, वो यूक्रेन अपना जो एक्सपेंशन, मतलब कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बनना चाह रहा है। मतलब कि नाटो के अंदर अभी जो 31 मेंबर हैं, तो इसका मतलब अगर 31 मेंबर है तो इसके अंदर जो आप देखोगे यूएसए, मतलब कि यूएसए इसके अंदर जो है डोमिनेंस करता है, और अदर कंट्री भी, यूरोपियन कंट्री भी इसके अंदर है। और यदि नाटो पे नाटो किसी भी मेंबर पे अटैक हुआ तो रसिया पे अटैक माना जाएगा। इस ग्रुप का, इस नाटो का ये रूल है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर यूक्रेन उसका पार्ट बन जाता है, तो यूक्रेन और रसिया के जो कोई वार हुआ तो इसका मतलब डायरेक्टली जो कौन एंट्री करेगा, यूएसए। यूएसए डायरेक्टली एंटर कर जाएगा इस वॉर के अंदर। इसलिए चाहता है कि रसिया नाटो का एक्सपेंशन जो है ना हो। सेकंड देखेंगे हम यहाँ पर क्रीमिया एनेक्सेशन 2014 के अंदर। अब इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा क्रीमिया एनेक्सेशन कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 2010 के अंदर इलेक्शन हुआ। 2010 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर जो है यानुकोविच प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए। तो ये 2010 से 2014 के बीच तक ये प्रेसिडेंट रहे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यानुकोविच है जो प्रो रशियन है। प्रो रशियन का मतलब है कि ये जो है ये सपोर्ट करते हैं रसिया को। जब रसिया का सपोर्ट करते तो ये यूरोपियन कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनके कार्यकाल में यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इस रद्द करने से हुआ क्या कि वहां के यूक्रेन के लोग जो है वहां पर प्रोटेस्ट करने लग गए। जब प्रोटेस्ट हुआ तो कीव, कीव जो है वो जो यूक्रेन का कैपिटल है वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पर कीव में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो अब जब लोग प्रोटेस्ट आ गए तो उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए यानुकोविच ने अपने कुछ मतलब फोर्सेस वहां पे लगाए और उसको दबाने की कोशिश की। वहां पर ये समझ लीजिए कि काफी ज्यादा, मतलब कि सिविलियन भी कुछ मारे गए थे। तो अब इस केस में क्या कि वहां प्रोटेस्ट काफी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बढ़ गया था। तो अंत में यानुकोविच को भागना पड़ा यूक्रेन छोड़कर। और वो भागा कहाँ पर, रसिया के पास। अब रसिया के पास वो भागा तो रसिया को बताया कि भाई वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है। तो रशिया ने सोचा कि भाई अब जब्त करना ही पड़ेगा। तो रशिया ने क्या किया, जो क्रीमिया वाला एरिया है, क्रीमिया जो है यूक्रेन के अंडर में, मतलब कि यूक्रेन का पार्ट हो सकते हो, यूक्रेन का पेनिसुलर वाला पार्ट है, अब है यूक्रेन के अंडर में। तो रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। क्रीमिया ये है, आप नीचे लेते देखोगे ये क्रीमिया। तो इस पे जो कब्जा कर लिया रसिया ने, रसिया का कब्जा करना भी जरूरी था। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर डोनबास कन्फ्लिक्ट। डोनबास कन्फ्लिक्ट को देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखोगे लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। तो ये डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दोनों मिलकर जो है एरिया, उसको बोलते हैं डोनबास। मतलब कि ये दोनों एरिया है, ये है प्रो रशियन, मतलब कि ये जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, रशिया के फेवर में है। और ये सेपरेट, मतलब कि प्रो रशियन सेपरेट की टेंडेंसी है इनके।
तो हम आप ये देखिए कि यूक्रेन के अंदर ही मतलब कुछ जो एरिया है वहां पर रसिया को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों एरिया जो आप देख रहे हैं डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये दोनों डोनबास जो है ये रसिया के सपोर्ट में है, ये रसिया के फेवर में है। और ये कुछ एरिया है, कीव वाला जो है कैपिटल है जो यूक्रेन का, यहाँ पर आप देखो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, मैदान रेवोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ प्रोटेस्ट होता है मैदान रेवोल्यूशन, जो कि यहाँ से यूक्रेन से जो फ्लेड हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट रसिया के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लैश तो होगा ही होगा ना, क्योंकि कुछ लोग जो है कुछ लोग फेवर करते हैं रशिया को और कुछ लोग फेवर करते हैं वेस्टर्न को। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डोनबास पे कन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर प्रो रशियन सेपरेट टेंडेंसी है, ये दोनों एरा डोनबास एरिया, और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और जब ये सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। फोर्थ देखते हैं हम यहाँ पर वेस्टर्न अलाइनमेंट, मतलब कि यूक्रेन का जो टिल्ट है टुवार्ड्स कहीं ना कहीं वो यूरोपियन यूनियन की तरफ ज्यादा झुकाव है, वेस्टर्न कंट्री की तरफ ज्यादा झुकाव है, जो कि रसिया को गुस्सा दिलाता हुआ एंगर करता है कि अगर उनका झुकाव उस तरफ हुआ, अगर वेस्टर्न कंट्री जो है यूक्रेन के अंदर कब्जा पा लिया और उन्होंने कर लिया, तो भाई रसिया का समझ लो कि रसिया के हाथ पर कट जाएंगे। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, इसके आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम, वाई क्रीमिया इज इम्पोर्टेंट फॉर रसिया। तो अगर क्रीमिया जो है, आप क्रीमिया जो इम्पोर्टेंट क्यों बना भाई रसिया के लिए, रसिया ने क्यों जब्त किया इसको, भाई ऐसा नहीं, क्रीमिया तो खुद की ऑटोनॉमी यहाँ पर, भले ही वो यूक्रेन का पार्ट है, यूक्रेन के अंडर में है, लेकिन इसकी खुद की ऑटोनॉमी भी है। बट इसको कब्जा किया रशिया ने, इसके पीछे रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, मिलिट्री बेस, जो रसिया का हेड क्वार्टर है, मतलब कि रसिया का मिलिट्री बेस का हेड क्वार्टर है, वो यहाँ क्रीमिया में है, जो कि क्रीमिया में है, सेवास्टोपोल में है, यहाँ क्रीमिया के अंदर। तो इसलिए अगर यहाँ पर मिलिट्री का हेडक्वार्टर यहाँ पर रसिया का है, तो अगर नाटो का एक्सपेंशन हुआ इस एरिया के अंदर, नाटो का अगर एक्सपेंशन हुआ इस एरिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रसिया के हाथ पर कट जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट है उसका, और यहीं से वो कहीं ना कहीं ईस्टर्न यूरोप कंट्री को कंट्रोल करता है रसिया। और जब आप देखोगे यहाँ पर सीएव अजोव, ये सीएव अजोव है, तो यहाँ से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए यहाँ पर आप आगे देखोगे मेडिटेरेनियन सी, वहां से कनेक्ट होते हुए यूरोपियन कंट्री वहां से कनेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल और ज्योग्राफिकल देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से रसिया का नवाल्स भी यहीं से होकर गुजरता है। सेकंड देखते हैं हम, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, मतलब जियोपॉलिटिकल वही प्रिवेंट करना चाहता है नाटो का एक्सपेंशन, ठीक है, स्ट्रेंथन करना चाहता है रसिया अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप के अंदर, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ईस्टर्न यूरोप के अंदर पड़ रहा है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर पड़ रहा है। अगर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल एंड एथनिकल टाइज, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि जो क्रीमिया के अंदर 60% जो लोग हैं, 60% आप जो लोग देखोगे यहाँ पर रशियन है, और जो कि रसिया को सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा वही बोलता है कि रसिया की ठीक है, यहाँ पर जो हमारे लोग हैं और वो हिस्टोरिकल और एथनिकल वो हमारे ही लोग हैं, तो इसलिए ये हमारा एरिया, ऐसा क्लेम करता है रशिया। और नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुतिन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर क्रीमिया के अंदर, जो कि मैंने बताया आपको 60% लोग जो हैं वो यहाँ पर रसियन है। रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स ऑयल है, और गैस की मात्रा काफी ज्यादा है क्रीमिया के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक नेचुरल रिसोर्स का भी कारण बना हुआ है क्रीमिया को जब्त करने के लिए। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आपने यहाँ देखा सी ऑफ अजोव, यहाँ से जो है ये कैच स्ट्रेट से होते हुए आएंगे ब्लैक सी के अंदर, और ब्लैक सी के बाद फिर यहाँ से होते हुए बोस्फोरस स्ट्रेट, फिर यहाँ से होते हुए बोस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमारा, और फिर नीचे कनेक्ट होंगे यहाँ पर मेडिटेरियन सी से। तो इसका मतलब जो है यूरोप कंट्री के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक वे बनता है, कनेक्टिविटी बनती है, ये वाला रास्ता। और इसीलिए जो कि रसिया के लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है क्रीमिया।
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इंडिया का क्या रोल रहा जब रसिया यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा था। तो इंडिया ने क्या रोल प्ले किया, यहाँ पर इंडिया का बहुत अच्छा डिप्लोमेसी मैं बताना चाहूंगा आपको। इंडिया ने एक डिप्लोमेसी अच्छा रोल प्ले किया। इसका आपको क्या समझ में आएगा, न्यूट्रलिटी, मतलब कि न्यूट्रल रहना, किसी पक्ष में नहीं बोला इंडिया ने। ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी इंडिया की। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप आगे समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं देखूंगा कि आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्या रीजन है न्यूट्रलिटी का इंडिया का। तो सबसे पहला रीजन देखेंगे, डिफेंस डिपेंडेंसी, जो जो किस पर है, रसिया के ऊपर। लगभग 60 से 70% जो है डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो रसिया की ओरिजिन है, मतलब कि हम लोग रसिया से लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि रसिया की ओरिजिन है। और जहाँ सबसे ज्यादा जो है 60-70% जो है डिफेंस का जो इक्विपमेंट है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे रसिया से हमने लिया है। तो जैसे कि उसमें नाम लेंगे ब्रह्मोस, सुखोई वाला, S-400 सिस्टम, जो कि अभी आज की डेट में देख भी रहो कि जो पहलगामा अटैक हुआ था उसके अंदर जो मतलब कि इंडिया ने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो S-400 का भी यूज किया गया। तो हम डिफेंस के अंदर में काफी अच्छा हमारे पास इक्विपमेंट मिल रहा है हमें रसिया के साथ। ठीक है, तो पहला कारण ये है न्यूट्रलिटी होने का। सेकंड कारण ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी। अब आप जानते हैं कि जो रसिया के अंदर जो है क्रूड ऑयल जो है वहां पर भारी मात्रा में पाया जाता है। और क्रूड ऑयल जो है रसिया से जो इंडिया परचेज करता है, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल से रिफाइनरी करके फिर इंडिया जो है अदर कंट्री में सेल आउट करता है। रिफाइनरी का मतलब क्रूड ऑयल एक कच्चा और काला कलर का, ब्लैक कलर का जो तेल होगा, उसमें से रिफाइनरी करके जैसे पेट्रोल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, जो कैंडल आप जलाते हैं मोमबत्ती, वो निकाला जाता है, तब उसको जाके फिर सेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी पर्पज से भी न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। थर्ड देखते हैं यहाँ पर जियो पॉलिटिकल बैलेंसी, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे देखें पर, आप पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो यहाँ पर बैलेंस ही होना बहुत जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है सिर्फ एक कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं उसके, वहाँ क्वाड भी है, I-2U2 भी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसकी। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडो रसिया ट्रेटी जो किया है, जो पीस और फ्रेंडशिप वाला 1971 में, तो रसिया के साथ भी कर रहा है। यहाँ पर अदर कंट्री यूएसए के साथ भी इंडिया है जो अच्छा रिलेशन बना रहा है। तो इंडिया के लिए न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों बैलेंस करके चल रहा है भाई, सबके साथ वो रिलेशन अच्छा बना रहा है। जिससे आप देखोगे यूएसए भी एक अच्छा पावरफुल कंट्री है, और रसिया भी मिलिट्री में देखोगे आप बहुत अच्छा पावरफुल कंट्री है। तो दोनों से रिलेशन बना के रखता है, बहुत अच्छी टेक्निक है जो इंडिया जो अभी फॉलो कर रहा है। फोर्थ कारण है चाइना फैक्टर। चाइना क्या है, चाइना क्या है कि मतलब कि रसिया के काफी क्लोज है। तो इंडिया चाहता है कि जो कहीं ना कहीं वो चाइना का जो ऑर्बिट है उसके अंदर रसिया का मतलब कि एक्सपेंड ना हो। अगर रसिया और चाइना एक तरफ मिल जाएंगे तो काफी ज्यादा मतलब इंडिया के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि जो आप देख रहे हो कि चाइना कहीं ना कहीं जो इंडिया से बॉर्डर टच करता है, तो वो मतलब कि इंडिया, चाइना और रसिया एक तरफ हो गए तो इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कारण है न्यूट्रलिटी होने के। तो बात करेंगे न्यूट्रलिटी में, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। प्रीलिम्स फैक्ट के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑपरेशन गंगा मतलब कब चलाया गया था और किसके कंटेक्स्ट में चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा जब चलाया गया तो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि जो इंडियन सिटीजन थे यूक्रेन के अंदर जो रह रहे थे, उन लोगों को लेके आया गया वापस कहाँ पर, इंडिया के अंदर। लगभग 20,000 इंडियंस थे जो कि यूक्रेन में रह रहे थे। क्योंकि ये क्राइसिस चल रहा था, रशिया यूक्रेन वार चल रहा था, तो इंडिया ने ऑपरेशन गंगा प्रोग्राम चलाया, मतलब लॉन्च किया, और उसके थ्रू क्या किया, 20,000 इंडियंस को अपने कंट्री में वापस बुलाया। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, हम सारे फैक्टर थे, इकोनॉमिकल, डिफेंस वाले, जियो पॉलिटिकल वाले, और इंटरनेशनल इमेज देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो अगर इकोनॉमिकल बात करूँ तो मैं यहाँ 2022 के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा इन्फ्लेशन हाइक हुआ। अब हाइक होने का रीजन भी है क्योंकि ग्लोबल फूड एंड फ्यूल प्राइसेस थोड़े से मतलब बढ़े। क्यों, मतलब इनके कारण कैसे बढ़े कि अब आप सोचिए कि जो इंडिया है, जो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है आप देखोगे रसिया से लेके आता है, रसिया से परचेज करता है। अब रसिया के अंदर ऑलरेडी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उस केस में वो सप्लाई कर रहा है, मतलब सप्लाई की कटिंग बहुत, मतलब सप्लाई कट हो जाएगा, सप्लाई का मतलब सप्लाई कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जब सप्लाई कम हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऑयल के प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज कम होगी तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जब ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो ऑयल पे चलने वाली गाड़ियां जैसे ट्रक है, आप देखो ना, ट्रक ट्रक डीजल से चलता है। तो डीजल जो है, जब डीजल से ट्रक चलेगा तो यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा सामान, मतलब कि फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स हो गए। तो इस केस में क्या होगा, फ्रूट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि डीजल की कॉस्ट बढ़ रही है।
क्योंकि क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के बाद फिर आप देखो रिफाइनरी वाली कॉस्ट बढ़ रही है, रिफाइनरी से आप जो डीजल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो फूड ऑटोमेटिक आपको महंगा दिखाई देगा। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाइक हुआ था, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब सेकंड आप देखोगे रुपी और रबल वाला। इसमें कि रुपी रबल ट्रेड का मतलब है कि रसिया जो अपने कंट्री में जो अपने कंट्री का जो करेंसी है उसमें ट्रेड करेगा, और इंडिया अपने कंट्री का जो रुपी है उसमें ट्रेड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या कि कहीं ना कहीं सैंक्शन लगा दिया गया। सैंक्शन किस पे लगाया गया? सैंक्शन रसिया पे लगा दिया। जब रसिया पे सैंक्शन लगा दिया तो वो क्या है कि डॉलर का जो यूज वहां पे नहीं होगा। सैंक्शन लगाने के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी डॉलराइजेशन, मतलब कि डॉलर का यूज नहीं हुआ वहां पर। क्योंकि अब क्या है कि रसिया से कोई ट्रेड नहीं करेगा, यूरोपियन कंट्री के कुछ मतलब यूरोपियन कंट्री वाले जो लोग हैं वो ट्रेड नहीं करेंगे, यूएसए ट्रेड नहीं करेगा, तो वो डॉलर का यूज क्यों करेगा? डॉलर तो इंटरनेशनल पर देखोगे कि एक दूसरे कंट्री जो ट्रेड कर रहे हैं तो डॉलर के फॉर्म में कर रहे हैं। बट वहां पे डॉलर पे क्या हो गया? डॉलर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया रसिया के ऊपर। तो अब वो ट्रेड किस में करेगा? रबल में ट्रेड करेगा। अब रबल में ट्रेड करेगा, उसकी खुद की करेंसी होगी। अब इंडिया भी क्या है, एक लिमिटेशन ट्रेड कर सकता है, क्योंकि अगर रबल हमारे पास ज्यादा हो गया इंटरनेशनल लेवल पे तो उसकी कॉस्ट और उसकी कीमत देखोगे वो उस लायक नहीं है जिस लायक डॉलर में है। तो इंडिया भी एक लिमिटेशन ही मतलब कि रशिया से ट्रेड कर सकता है। तो ये जो मतलब आप देखोगे चैलेंजेस ये देखने को मिलेगा। और बैंकिंग हडल भी देखने को मिला। और बात करें एक्सपोर्ट टू रसिया, डिप्ट इनिशियली थोड़ा सा डिप हुआ। जो भी जैसे कि फार्मा है, एग्रीकल्चर वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो पहले क्या होता है सेंड किया जाता काफी भारी मात्रा में। लेकिन जब कहीं भी वार चलेगा तो वहां पर हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, वो परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिकल इफेक्ट देखने को मिला। अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस के अंदर क्या हो गया कि डिले हो गया रसिया आर्म सप्लाई वाले, क्योंकि अगर वो खुद मतलब खुद वहां पर वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उस केस में वो हमें सप्लाई कैसे करेंगे? वेपन्स हथियार हमें चाहिए, वो कैसे सप्लाई करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं डिले देखने को मिला। तो ये हम वो पॉइंट दे सकते हैं। बूस्टेड पुश फॉर डिफेंस इंडिजनेशन, मतलब कि आत्मनिर्भर की बात करी, जब देखा गया कि भाई जब वहां पर किसी भी कंट्री में अगर वॉर चल रहा है और जो हमें सप्लाई कर रहे हैं, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहीं पे वॉर चलेगा तो फिर हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन करेंगे दूसरे कंट्री से? अब आप देख रहे हो इस समय कि पाकिस्तान से वॉर चल रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर इंडिया के पास वॉर अगर जैसे वेपन नहीं होता है, इक्विपमेंट नहीं होते, तो कैसे फाइट करता हो? ठीक है। अब क्योंकि वहां वार चल रहा है, रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, वो तो उनके कंट्री में वार चल रहा है, उनके आसपास के एरिया वाले वार चल रहा है। लेकिन अगर हमारे जो बॉर्डर टच वाले कंट्री से अगर वार हुआ तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं हुआ तो हमें काफी ज्यादा मतलब हानि हानि का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर हम टैकल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिजिनस के बारे में फोकस किया गया। पर डिफेंस के अंदर खुद बनाए, हम यहाँ हथियार बनाए और खुद ही हम उसके अंदर एनरिचमेंट करें अपने आप को। ठीक है। तो इसलिए प्रोग्राम बनाया गया आत्मनिर्भर भारत का। थर्ड देखते हैं यहाँ पर जियो पॉलिटिकल, वेस्टर्न कंट्री जो प्रेशर कर रहा है कि भाई इंडिया से कि आप जो है, जब यूनाइटेड नेशन की मीटिंग हुई तो उसके अंदर बोला कि भाई आप जो है अगेंस्ट जाइए रसिया के, रसिया गलत कर रहा है ऐसा। लेकिन इंडिया ने न्यूट्रलिटी को फॉलो किया। भाई इंडिया ने कहा कि भाई ना मैं रसिया को प्रमोट करूंगा और ना ही मैं यूक्रेन को। मैं न्यूट्रल हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों रजामंदी सलाह रहे दोनों के बीच में और वॉर ना हो। ये अच्छी टेक्निक है, मतलब ये इंडिया की अच्छी टेक्निक है ये। और बैलेंस ट्राई करा, जैसे मैंने डिस्कस किया क्वाड के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, जो कि इंडिया जो है इनका मेंबर भी है। तो बैलेंसिंग करके चल रहा है इंडिया न्यूट्रलिटी को दिखाकर। इंटरनेशनल इमेज देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिज बिल्डर, अभी मैंने आपको बताया कि मेडिएटर का काम कर रहा है वो। G20 कंसेशन में भी रोल अच्छा प्ले कर रहा है कि भाई दोनों को मतलब वॉर नहीं करना चाहिए। तो ये पहली बार देख रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे एक मेडिएटर की बात कर रहा है और शांति की बात कर रहा है। बहुत बहुत ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। सो यहाँ पर लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।